गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बी पार्ट थर्ड में आज हम देख रहे हैं मार्क्स। इससे पूर्व वीडियो में हमने जाना मार्क्स के परिचय को कि मार्क्स ने किस प्रकार अपनी जो मुखर लेखन शैली है उसके माध्यम से प्रारंभिक काल से ही जहां भी उनको लगा कि एक समानता के विरुद्ध कोई चीज हो रही है तो मानव में इस भेद को उन्होंने स्वीकार नहीं करते हुए असमानता के जो कारण थे उनको ढूंढा और विशेष रूप से अपने उन्हीं कारणों में जो मुख्य कारण है, हम बार बार बात कर रहे हैं कि जो आर्थिक तत्व है वो उनके चिंतन का मूल बिंदु रहा है। उन्होंने माना कि ये जो सारी समस्याएं हैं, इन सारी समस्याओं के पीछे ये जो लोगों के बीच में जो दूरियां बनी हैं, जो वर्ग बने हैं, इन सारे वर्गों के पीछे कहीं ना कहीं आर्थिक तत्व ही एकमात्र महत्वपूर्ण कारक है। ऐसा मार्क्स मानते थे और यही उनके चिंतन का मूल तत्व रहा है। बुक्स में मैंने आपको पूर्व में बताया था कि उनकी एक अमूल्य जो निधि है दास कैपिटल पूंजी, तो एक दास कैपिटल में उन्होंने जो चीजें लिखी जिन जो क्रमबद्ध तरीके से, तो वो राजनीति विज्ञान में आज भी हम देखते हैं कि बहुत ही एक महत्वपूर्ण कृति के रूप में शामिल है। मार्क्स के विचारों का जो मूल वो है। उसके अलावा हमने इससे पूर्व में बात की थी द होली फैमिली, पवित्र परिवार, ये उनकी काफी प्रसिद्ध पुस्तक रही है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जो साम्यवादी जो घोषणा पत्र उनका था जो 1848 में काफी प्रसिद्ध रहा है, उसमें आपने देखा है कि उन्होंने अपने दर्शन को बहुत कुछ अच्छे से लिखा है, अपने उद्देश्यों के बारे में उन्होंने बताया है और साम्यवादी क्रांति, साम्यवादी जो विचार हैं वो उन्होंने व्यक्त किए हैं। एंगल्स ने उनके साथ काफी कार्य इसमें किया था। और इसी में एक जो हम बात पूर्व में भी हमने की थी कि इसी क्रम में जो एक उनकी पुस्तक रही है मूल्य, कीमत एवं लाभ, ठीक है, वैल्यू, प्राइस एंड प्रॉफिट, एक ये काफी इस बारे में। तो इनकी जब भी ये स्पेशली इसलिए आपको एक बार दोबारा बता रहे हैं कि जब भी आपको कभी अवसर मिले तो आप इन मूल कृतियों को भी पढ़िए। आप इन चीजों को जब भी आपके पास समय हो, आप इन ऐसी चीजों को, क्योंकि आजकल आपके पास काफी पीडीएफ वगैरह अवेलेबल होती है तो बड़े आराम से ये चीजें अवेलेबल हो जाती हैं, तो आप और बेहतरीन तरीके से इन विचारों को आप जान पाएंगे। उसके अलावा द सिविल वार इन फ्रांस में गृह युद्ध, ये जो है उसको आप अच्छे से पढ़िए। मार्क्स के बारे में बहुत कुछ आप जान पाएंगे। तो आज हम बात करते हैं मार्क्स के इन्हीं सिद्धांतों में जो हमने बात की थी कि मार्क्स के जो 4 सिद्धांत जो बड़े प्रसिद्ध माने गए इसमें रहे हैं, जिन्हें हम वैज्ञानिक समाजवाद का, एक समाजवाद का कॉन्सेप्ट था पूर्व में भी आपने देखा है, लेकिन उसे एक वैज्ञानिक तरीके से एक व्यवस्थित क्रम में बांधने का जो कार्य किया है, एक सिस्टमेटिक तरीके से हर चीज को समझाना, उसके पीछे क्या कारण रहा है, क्यों वो कार्य करना है, ये जो क्या क्यों, इनके जो उत्तर मार्क्स ने दिए हैं वो बहुत ही व्यवस्थित तरीके से, इसलिए इनको हम वैज्ञानिक समाजवाद के नियम भी कहते हैं, जिसे साम्यवाद के मार्क्स के बड़े प्रसिद्ध। तो उनमें मुख्य रूप से द्वंदात्मक भौतिकवाद है, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या है, वर्ग संघर्ष है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है। इन हम सिद्धांतों को हमारे इस जो नेक्स्ट वीडियोस हैं इनमें हम देखेंगे और ये आपके सिलेबस में है, तो आप इनको बहुत अच्छे से आप इनको तैयार करिए, ठीक है ना। ये बड़े क्वेश्चन भी आते हैं और कई बार आजकल जब आप ये प्रश्न पूछ लेते हैं कि समसामयिक परिवेश में मार्क्सवाद की प्रासंगिकता, ठीक है ना, कि मार्क्सवाद ने अपनी प्रासंगिकता कहीं जो उनके विचार है उन्होंने खोई तो नहीं है, या आज उनकी क्या रिलेवेंस का महत्व है, ऐसे प्रश्न जब आते हैं तो आप उनको बहुत अच्छे से तब उनका विश्लेषण कर पाएंगे जब आप इन थ्योरीज को अच्छे से आपने समझ रखा है। मार्क्स के वैज्ञानिक समाजवाद के जो विचार हैं, जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को आप बेहतरीन तरीके से जानते हैं, तब आप इनका विश्लेषण कर पाएंगे, ठीक है। तो आज हम सबसे पहले जो मार्क्स का जो विचार लेके चल रहे हैं, जिस पर हम आज बात करेंगे, वो है इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, ठीक है।
पूर्व में भी आपने पढ़ा है, इतिहास के बारे में काफी चीजें आपने जानी है। इतिहास का निर्माण कैसे हुआ, ठीक है, इसको लेकर बहुत से विचारकों ने अपनी अपनी बातें की है कि हम आज जिस अवस्था में आए हैं उस अवस्था से पूर्व क्या क्या हुआ, किस तरीके से वो चीजें चली, किस तरीके से समाजों में बदलाव आए, क्रांतियां हुई, कोई नवीन चीजें स्थापित हुई, पुरानी चीजें गई, इनके पीछे बहुत कारण बताए गए हैं, ठीक है। लेकिन मार्क्स ने मात्र एक कारण वो मान के चलता है कि इतिहास के निर्माण में केवल एक तत्व है, वह है आर्थिक तत्व। आर्थिक तत्व भौतिकतावाद में, इसीलिए इसको आप देखते हैं भौतिकतावादी, जो इतिहास की भौतिकतावादी व्याख्या इसीलिए कहते हैं कि उन्होंने मुख्य रूप से जो भौतिक पदार्थ को उन्होंने माना है कि आज तक जो विकास की गति है, जो विकास की गति होती आ रही है, इस विकास की गति में यदि कोई सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है और वो एकमात्र इसका श्रेय किसको देते हैं, केवल भौतिक पदार्थों को, आर्थिक तत्व को। इसीलिए इसे भौतिकवादी सिद्धांत भी कहते हैं। उनका मानना है, देखिए इससे बहुत से विचारक है वो कहते हैं कि इतिहास का निर्माण में किन किन चीजों का योगदान रहा है, किन बातों का योगदान रहा है। तो मार्क्स ने कई चीजें बिल्कुल सिरे से खारिज कर दी है, जैसे ईश्वरीय चिंतन है कि ईश्वरीय चिंतन, ईश्वरीय इच्छा है, उससे इतिहास बदलता रहा है, उससे समाज में, सृष्टि में निर्माण होता रहा है। लेकिन मार्क्स ने उसे स्वीकार नहीं किया। मार्क्स ईश्वरीय चिंतन को भी स्वीकार नहीं करता है, वो खंडन करता है इन चीजों का, वो बिलीव नहीं करता है इन चीजों में। साथ ही बहुत से विचारकों ने माना है कि इतिहास का जो निर्माण है उसमें जो महान राजा, कार्लाइल जैसे विचारक कहते हैं कि महान जो राजा महाराजा हैं, उन राजा महाराजाओं के जो क्रियाकलाप हैं, उन्होंने जो युद्ध किए, उन्होंने जो अपनी बेहतरीन अपनी परफॉर्मेंस जो सोसाइटी में दी, उनकी वजह से समाज में इतिहास का निर्माण हुआ है, उनसे समाज में इतिहास बने हैं। इसीलिए आज हम उन राजा महाराजाओं की जो गाथाएं हैं, उनकी जो चरित्र की जो बेहतरीन जो चीजें हैं, बेहतरीन जो बातें हैं, वो हम आज बताते हैं और ये कहते हैं कि इतिहास का निर्माण उनसे हुआ है। उन्होंने जो बेहतरीन युद्ध लड़े, जो अपनी वीरता का प्रदर्शन किया, उन्होंने अपने जो चारित्रिक जो प्रदर्शन किया उच्च कोटि का, ये सारे वो मानते हैं कि भी इन सब के कारण इतिहास का निर्माण हुआ। लेकिन मार्क्स है वो इसे भी स्वीकार नहीं करता है। विचारक कहते हैं कि साहब जो महान व्यक्ति हैं, इन लोगों ने जो कार्य किया उससे इतिहास का निर्माण हुआ है। मार्क्स उससे भी सहमत नहीं है। तो ना वो ईश्वरीय चिंतन या ईश्वरीय बातों को स्वीकार करता है इतिहास के निर्माण में, ना ही वह जो राजा महाराजा हैं उनके क्रियाओं को, इनके कार्यों को, इनके जो युद्ध इनके द्वारा किए गए, इनके द्वारा जो बेहतरीन स्थापत्य कला या जो भी इनके द्वारा जो योगदान रहा है, उनको भी वह स्वीकार नहीं करता है। ना ही वह महान लोगों के क्रियाकलापों को स्वीकार करता है। कि मार्क्स नहीं मानता है कि इन सारी चीजों में इन लोगों का या इतिहास के निर्माण में इनका कोई रोल रहा है। इसी प्रकार से एक तत्व आता है मानवीय चेतना, कि इतिहास के निर्माण में मानवीय चेतना का बड़ा प्रभाव रहता है। लेकिन देखिए मार्क्स ने यद्यपि खंडन नहीं किया, उसने वो ये नहीं कहता कि मानवीय चेतना की कोई भूमिका नहीं है, लेकिन वो कहता है कि मानवीय चेतना भी अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। वो भी व्यक्ति जिस एनवायरनमेंट में रहता है, जिन परिस्थितियों में रहता है, और वो कह रहा है कि उसके इर्द गिर्द है वो जो भौतिक परिस्थितियां होती है, उन्हीं के नियंत्रण में व्यक्ति की मानवीय चेतना होती है। समझ गए आप? हम जो चीजें सोचते हैं उस पर सबसे बड़ा प्रभाव किसका होता है? हमारे आसपास के एनवायरनमेंट का होता है। अब वो एनवायरनमेंट, मान लीजिए आप कहते हैं साहब एनवायरनमेंट तो सबको एक जैसा मिलता है, फिर कुछ लोग उसी में से बड़े महान निकल जाते हैं। आप देखते हैं बड़ी बड़ी परीक्षाओं का जब रिजल्ट्स वगैरह आते हैं तो कई बिल्कुल ऐसी शानदार उपलब्धि लेके जाते हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन वो कह रहा है कि भौतिक प्रभाव, जो सोर्स उसका भौतिक, कहीं ना कहीं उसको वो चीजें मिली है, उसने वो चाहे पढ़ा है तो वो एनवायरनमेंट में वो पढ़ाई के माध्यम से उसने प्राप्त कर लिया हो, किसी ने उसको वो चीजें बताई है, कहीं उसने वो देखा है, लेकिन ये कह रहा है कि
मानवीय चेतना का निर्माण भी भौतिक तत्वों के नियंत्रण में ही रहता है, इसलिए वो उसे भी बहुत ज्यादा महत्व नहीं देता है। वो कहता है कि मानवीय चेतना के पीछे भी भौतिक जो नियंत्रण है, भौतिक तत्वों का जो नियंत्रण है, वो कार्य करता है। इसलिए मार्क्स ने इन सारी चीजों का खंडन किया है। वो कहता है कि इतिहास का निर्माण इन सब से नहीं हुआ है, इन सब की कोई भूमिका नहीं रही है। जब इन सब की भूमिका नहीं रही है तो फिर इतिहास कैसे बना, व्यक्ति समाज का विकास है वो कैसे हुआ, उसके लिए फिर मार्क्स ने एक चीज बताई है, और वो बताई है आर्थिक तत्व। ये कहता है कि आर्थिक तत्व ही एकमात्र वो चीज है जो विभिन्न लोगों को एक दूसरे से जोड़ के रख रही है, विभिन्न लोगों को एक दूसरे के संपर्क में लाती है, और विभिन्न लोगों के बीच में अनेक प्रकार के संबंधों का निर्धारण इस तत्व के कारण होता है। ठीक है, इसका एक वो ये किस प्रकार होता है थोड़ा सा उसने बताया है। ये कहता है कि मनुष्य के मध्य जो संबंध बने हैं वो भी आर्थिक तत्वों के कारण बने हैं। ठीक है, आलोचना करेंगे अपन आगे चल के, इन बातों की अपन विश्लेषण करेंगे। अभी अपन केवल मार्क्स का दृष्टिकोण देख रहे हैं कि मार्क्स अपने क्या बातें वो कहता है और अपने बातों को और अधिक प्रमाणिक सिद्ध करने के लिए वो किस प्रकार के तर्क, किस प्रकार की चीजें सामने रखता है। तो मार्क्स ये कहता है कि व्यक्ति को जीवन जीने के लिए कुछ न्यूनतम वस्तुओं की आवश्यकताएं होती है, और ये सारी वस्तुएं उसे प्रकृति से प्राप्त भी होती है, लेकिन प्रकृति से उस रूप में प्राप्त नहीं होती जिस रूप में उसे वो चीज चाहिए। क्लियर है? जैसे मान लीजिए ये पेन है, लिखने के लिए चाहिए, लेकिन ये सारी चीजें नेचर में है, प्रकृति में जिससे ये पेन बना है वो सारी चीजें प्रकृति ने हमें दे रखी है, लेकिन इस रूप में नहीं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है, और मार्क्स कहता है कि उनके लिए आवश्यकता पड़ती है श्रम की और उत्पादन की। तो यहां से यह कहता है कि समझ गए आप इस चीज को, कि मनुष्य को अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, न्यूनतम आवश्यकताएं जो है पूरी करने के लिए उसे बहुत सी वस्तुओं की आवश्यकता होती है, और वस्तुओं की आवश्यकता जिस रूप में होती है उस रूप में सीधे उसे प्रकृति से प्राप्त नहीं होती। वो वस्तुएं, उन वस्तुओं को आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित करने के लिए व्यक्ति को श्रम करना पड़ता है, उत्पादन करना पड़ता है। और ये कहता है कि अब ये श्रम और उत्पादन होता है, यही विभिन्न लोगों को एक साथ लेके आता है, और यही श्रम जब उत्पादन ये इस आता है तो इनके माध्यम से ये कह रहा है कि व्यक्तियों के बीच में आपसी संबंध विकसित होता है। समाज के लोगों के बीच में एक संबंध डेवलप होता है, किसके कारण से? श्रम और उत्पादन के कारण से। लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं, एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, और उसके बाद में नई नई चीजों का उत्पादन करते हैं। कोई श्रम लाता है, कोई टेक्नोलॉजी लाता है, कोई वस्तुएं लाता है, कोई कुछ ऐसे करके ये कहता है कि समाज में विभिन्न लोगों के मध्य संबंधों का निर्माण होता है। ये मार्क्स का मानना है। अब ये कहता है कि उत्पादन है, ये किस पे डिपेंड करता है? ये मानता है कि उत्पादन का जो निर्धारण है वो उस समय की प्रणाली पे निर्भर करता है। कैसी प्रणाली उस समय वहां है, उत्पादन की जो आर्थिक प्रणाली है उससे प्रभावित होता है, सीधा संबंध होता है। अतः ये कहता है कि जैसे ही उत्पादन की प्रणाली में बदलाव आता है, उत्पादन की प्रणाली में बदलाव आता है, वैसे ही ये मानता है कि विभिन्न व्यक्तियों के मध्य संबंधों में भी बदलाव आता है। और ये कहता है कि संबंधों में जैसे बदलाव आता है, सामाजिक अवस्था में भी बदलाव आता है, एक युग है वो बदल जाता है। तो सारा अर्थ समझ गया आप इस चीज का? सब चीजों का सार वो क्या कह रहा है कि सब लोग किससे जुड़े हुए हैं? उत्पादन से। उत्पादन की प्रणालियां जब चेंज होती है तो संबंध चेंज हो गए, संबंध जब चेंज हो गए तो सामाजिक व्यवस्थाएं भी चेंज हो गई। इसलिए यह कहता है कि समस्त परिवर्तनों के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है उत्पादन या आर्थिक संबंध या आर्थिक तत्व। और यह कहता है कि इसी प्रकार युग बदलते गए, सामाजिक अवस्थाएं बदलती गई, और उनके पीछे कारण क्या रहा? उत्पादन और आर्थिक जो संबंध थे, आर्थिक जो कारक थे, वो सबसे महत्वपूर्ण कारक रहे। और उन्हीं की वजह से, जैसे एक छोटा सा उदाहरण आप ले लीजिए, जैसे मान लीजिए जब
खेती हो रही थी, तो ये कहता है उस समय खेती केवल सामान्य चीजों से हो रही थी, हल, बैल, पशु, इनसे जब, तो ये उत्पादन की एक प्रणाली थी। तो उस समय कौन सी अवस्था थी? ये कह रहा है कि सामंत अवस्था। लेकिन जैसे ही प्रोडक्शन चेंज हुआ, जैसे ही कल कारखानों का आविष्कार हुआ, ये चीजें बदलनी शुरू हुई, वैसे ये कह रहा है कि ये चीजें जैसे ही बदली, ठीक है, कल कारखाने हो गए, नए नए उद्योग धंधे खुल गए, उत्पादन की प्रणालियां बदल गई। अब सामान्य इनसे नहीं होकर खेती में ट्रैक्टर आ गए, नई नई चीजें टेक्नोलॉजी की शामिल हो गई। और ये कह रहा है कि अब यहाँ क्या हो गया? अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सामंत, ये अवस्था भी बदल गई। सामंत के स्थान पे क्या आ गया? पूंजीपति या पूंजीवादी युग स्थापित हो गया, जिसमें इसमें जहां संबंध, ये कह रहे हैं कि संबंध ही बदल गए। संबंध भी, जैसे उसने पहले कहा था ना कि आर्थिक प्रणालियां बदलते ही संबंध भी बदल जाते हैं। जब सामंत अवस्था में ये कहता है कि किसान और सामंत के रूप में संबंध था लोगों के बीच में, वही जब पूंजीवादी अवस्था आई, टेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ, तो ये किसमें बदल गया? ये पूंजीपति और श्रमिक में परिवर्तित हो गया। सोसाइटी किसमें परिवर्तित हो गई? पूंजीपति और श्रमिक में। समझ गए आप इस चीज को? तो ये एक छोटा सा आपको एक उदाहरण दिया है कि इस प्रकार मार्क्स का ये मानना है कि सारे जितने भी ये परिवर्तन हैं, जो सामाजिक संबंध हैं, सामाजिक अवस्थाएं हैं, जो युग बदलते हैं, ये सारे युग हैं, वो किस बात पर डिपेंड करते हैं? उन भौतिक चीजों के ऊपर, आर्थिक तत्वों पर डिपेंड करते हैं। और ये मानता है कि भौतिक परिवर्तन से ही युगों में बदलाव आता रहता है। इसलिए व्यक्तियों को यदि अपने जीवन में परिवर्तन लाना है, तो उसे उत्पादन के साधनों और उत्पादन की प्रणाली में बदलाव लाना पड़ेगा, तब कहीं जाके सामाजिक अवस्था में भी परिवर्तन आएगा। और इसीलिए उसने क्रांति, जब मजदूरों को वो कहता है कि आपको क्रांति करनी है, तो उसके पीछे भी उसका मैसेज यही है कि क्रांति के माध्यम से जैसे ही आप उत्पादन की प्रणालियों को बदल देंगे, वहां जब आपका अधिकार हो जाएगा आर्थिक तत्वों के ऊपर, तो सामाजिक अवस्था अपने आप आपकी बदल जाएगी, वहां अपने आप सुधार आ जाएगा। तो ये मुख्य रूप से जो मार्क्स इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या की बात करता है, उसमें इन चीजों को लेकर वह चलता है। और मुख्य रूप से मैंने बताया आपको कि मार्क्स है वो समस्त इतिहास के अध्ययन को आर्थिक दृष्टिकोण से ही इसमें लेकर चलता है। उसका मानना है कि सामाजिक अवस्थाओं का निर्धारण भी किससे होता है? आर्थिक तत्वों से होता है, आर्थिक संबंधों से होता है। तो आर्थिक तत्व ही वो धुरी है जिसके इर्द गिर्द सामाजिक अवस्थाएं और युग बदलते रहते हैं। ये कहता है कि जब आर्थिक तत्वों में परिवर्तन हो जाएगा, आर्थिक संबंधों में परिवर्तन हो जाएगा, तो बाकी की चीजें हैं उन सब में तो अपने आप परिवर्तन हो जाएगा। जब यहां बदलाव लाओगे, आर्थिक संबंधों में, आर्थिक प्रणाली में जब आप बदलाव लाओगे, तो ये सामाजिक परिवर्तन और ये सामाजिक जो स्थितियां हैं, सामाजिक अवस्थाएं हैं, वो अपने आप बदल जाएगी। तो इसे इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि मार्क्स है वो किस प्रकार इनका वर्णन करता है कि इतिहास कैसे चला, शुरुआत कहां से हुई और वर्तमान में हम कहां खड़े हैं। ठीक है।